एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, दैट इज़ द टॉपिक इज़ बैंकिंग। और इसमें हमारा भी लेक्चर है क्लास 4 इकोनॉमिक्स का इन टोटल। और इसमें हम कवर करने वाले थे एसएससी को, आरआरबी, आपका DFCCIL का जो अभी एग्ज़ाम एक होने वाला है। इसके अलावा और कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम आपके जितने भी हैं उन सब के लिए हम इकोनॉमिक्स इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। तो अभी हम बैंकिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपके 2 क्लासेस ले चुकी हूँ बैंकिंग के ऊपर, और एक जनरल क्लास लिया था नेशनल इनकम के ऊपर। तो आप उन सबको पहले देख के एंड देन इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि बीच में से फिर रैंडम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बैंकिंग पोर्शन में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। बैंकिंग पोर्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ मेन आपका बैंकिंग कैसे स्टार्ट होता है। 1770 में आपका आता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद कैसे चीज़ें आगे प्रोसीड करती हैं, एंड देन हम आरबीआई तक आए थे। उसके बाद हमने आरबीआई के मेन फंक्शंस देखे थे, आरबीआई कैसे वर्क करता है, क्या क्या आरबीआई के फंक्शंस हैं। और उसके बाद हमने इसका जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक आरबीआई का बहुत मेन फंक्शन होता है क्रेडिट कंट्रोल करना, कि जितना भी आपके पास पैसा है एक नेशन के पास, जितनी भी वेल्थ है उसको कैसे कंट्रोल करें, ताकि आपका इन्फ्लेशन वगैरह सॉरी आपका जितना भी मार्केट में पैसे हैं, इन्फ्लेशन, उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके, तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आरबीआई ने एक रेंज डिसाइड की हुई है, एक फिगर डिसाइड किया हुआ है कि आपका इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो वो रेंज क्या है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और अभी आने वाले 1-2 नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, तब मैं आपको वो बताऊँगी। तब तक हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। सॉरी गाइस। ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल मैंने आपको बताया कि हम क्रेडिट कंट्रोल पढ़ रहे थे। उसके 2 मेथड होते थे, वन इज़ द क्वालिटेटिव एंड अदर वन इज़ द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपकी 3-4 चीज़ें थी, जैसे बैंक रेट, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, LAF। LAF के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। इसी तरह से आपका क्वालिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो आपके क्वालिटेटिव में भी बहुत से पार्ट्स आते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मोरल सेशंस एंड द डायरेक्ट एक्शन। तो ये वाली सारी आपकी चीज़ें हैं, एक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आरबीआई आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो ये हमारा अभी तक का रिकैप था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं आपको इन मेथड्स में बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया है, तो उनको प्लीज़ आप देख लीजिएगा। डिटेल में वो इसीलिए बताया था ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द CRR। CRR, अब CRR आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। ओके, सो दिस इज द CRR। देखिए, अब CRR होता क्या है, बेसिकली क्यों है आपका ये CRR का कॉन्सेप्ट, और मतलब व्हाई वी नीड द CRR। देखो क्या होता है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो आपके ख़त्म हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, आपके डूब जाते हैं बैंक्स। और अब बहुत सारे बैंक्स में फ्रॉड हो रहा है आजकल एंड बैंक्स ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई ने ये चीज़ ख़त्म करने के लिए, फ्रॉड ख़त्म करने के लिए तरीका निकाला क्या, कि आपका बैंक के पास जितना भी उसके पास अमाउंट है, किसी भी XYZ बैंक हम ले लेते हैं, इसका टोटल अमाउंट इसके पास जितना भी है, ठीक है, सपोज इसके पास है A अमाउंट, इसका कुछ परसेंट उसको आरबीआई के पास रिजर्व में रखवाना होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन ये रिजर्व में रखवाता है ना, इसको कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, टोटल में से इतना परसेंट आपका ये रेशियो बन जाता है, इस तरह से कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, सपोज XYZ बैंक है, ठीक है, इसके पास आया था 1 लाख रुपये। ठीक है, इसने 1 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये ही टोटल मान लीजिए किसी को
लोन में दे दिया, किसी ऐसे शख्स को दिया जिसका आप पूरा सब चेक नहीं किया, विजय माल्या टाइप्स किसी को दे दिया, नीरव मोदी टाइप्स किसी इंसान को दे दिया, और ये 1 लाख रुपए लेके भाग गया देश छोड़ के। तो इस बैंक XYZ के पास तो अब कुछ नहीं बचा। अब ये सपोज RBI से लोन देकर भी आ जाता है, अपने जो कस्टमर्स थे जिन्होंने आपके जो भी इसके कस्टमर्स थे, उसने जो 1 लाख जमा किया था, इनको अब रीपे करने के लिए अगर ये RBI से लोन लाता भी है, तो अब ये उसके बाद RBI को रिटर्न कैसे करेगा? क्योंकि विजय माल्या जो देश छोड़कर भाग गया, वो तो ये 1 लाख रुपए 20% इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं करने वाला XYZ को। मैंने 1 लाख रुपए और 20% इंटरेस्ट की बात इसलिए करी क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बताया था, वहाँ मैंने यही फिगर्स लिए थे, तो मैं उन्हीं फिगर्स के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब सपोज ये 1 लाख रुपए 10% के इंटरेस्ट पर लेकर आ जाता है और ये अपने कस्टमर को वापस कर भी देता है, तो अब ये RBI को वापस कैसे करेगा? क्योंकि विजय माल्या तो पैसे लेके भाग गया ना, वो तो ये 1 लाख रुपए 20% इंटरेस्ट पे वापस नहीं करने वाला। तो अब RBI को तो ये पैसे वापस नहीं कर पाएगा XYZ बैंक। हाँ, हो सकता है किसी दूसरे कस्टमर ने भी इसके यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, उससे लेके कुछ पैसे इसने यहाँ दे दिए, इस तरह से थोड़े दिन ये मैनेज कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये बैंक क्या होगा, ये पे नहीं कर पाएगा वापस पैसे एंड ये बैंक डूब जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि इस तरह का फ्रॉड ना हो, तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए RBI ने क्या करा, एक नया चीज़ लाया, दैट इज़ द CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। इसमें इसका क्या होता था कि आपके ऑल बैंक्स, आपके जितने भी बैंक्स हैं, हैव टू रिजर्व सम कैश फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट इज़, आप बेसिकली समझ लीजिए जितना भी उसके आपके बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, सपोज 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे, इसका कुछ परसेंट सम कैश फ्रॉम, आप परसेंट के हिसाब से रखिए, इनटू RBI। अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे यहाँ पर अब ये सीन होगा कि XYZ के पास कस्टमर्स ने 1 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, उसके कस्टमर्स ने, अब इसमें से कुछ परसेंट इसको RBI में रखना पड़ेगा। सपोज इसने 20,000 RBI में रख दिया, तो अब इसके पास 80,000 ही रुपये बचा। ये 80,000 रुपये अब ये लोन में घुमा सकता है, लोन के लिए दे सकता है, फिर कुछ वापस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होगा। एंड ऑफ द डे क्या है, इसका ये 20,000 रुपये RBI के पास रिजर्व में रखा हुआ है, इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 20,000 रुपये एटलीस्ट इसके कस्टमर्स को वापस कर सकता है RBI, ठीक है। बट स्टिल 80,000 का लॉस है कस्टमर को अगर वापस नहीं मिलता है पैसा, बट फिर भी एक तरह से ये एक बहुत छोटे अमाउंट में मैं बता रही हूँ आपको, बट फिर भी कुछ RBI के पास है एटलीस्ट पैसा डिपॉजिट इस बैंक का इतना परसेंट, ठीक है। और बाकी फिर इसकी बैंक की आपका जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेल कर दिया जाता है, उस सबसे कुछ पैसे आ जाते हैं, देन वो कस्टमर्स में बांटे जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम उस पोर्शन पर जाएंगे तब हम वो चीज़ पढ़ेंगे कि अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, कोई भी बैंक, तो कैसे फिर कस्टमर का लॉस को कंपनसेट किया जाता है। वी विल गो देयर वंस वी विल कवर द करंट अफेयर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो खैर अभी ये जो पोर्शन रिजर्व कराया ना RBI के पास इस XYZ बैंक ने, इसको हम कहते हैं CRR। अब ये CRR कितना होता है, ऐसा थोड़ी है कि इसने 1 लाख इसके पास था तो इसने 20,000 जमा कर दिया। ABC बैंक है, ठीक है, इसके पास सपोज 10 लाख का कैश आया, ठीक है, 10 लाख इसके पास इसके कस्टमर्स ने डिपॉजिट कराया, तो ये भी RBI को 20,000 जमा कराएगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ पोर्शन होता है, कुछ परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट वो करेगा, कुछ रेशियो होता है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ करंट के हिसाब से, तो करंट सिनेरियो में जो CRR है, करंट CRR इज़ 4%। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिए। और ये काफ़ी वक्त से 4% ही है, बहुत पहले कभी 6% हुआ करता था, फिर वो कम होकर 4% कर दिया गया था, ताकि अब क्या होता है ना यार, देखो जितना ज़्यादा ये CRR चला जाएगा ना, उतना इसके पास पैसा कम हो जाएगा। अभी हम उस चीज़ को भी देखेंगे। अभी आप ये देखिए, करंट CRR जो है वो 4% है, ठीक है। इसका मतलब 1 लाख का आप 4% निकाल लीजिए, जितना भी अमाउंट आता है 1 लाख का 4%, उतना ये RBI के पास एज अ CRR को सबमिट करेगा, ठीक है। और सिमिलरली अब यहाँ पर अगर उसके पास 10 लाख रुपये हो जाते हैं, तो 10 लाख का 4% जितना भी होगा वो RBI के पास सबमिट करेगा, ओके। ये होता है आपका CRR। अब इसमें कोई चीज़ आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा
इसको हम कैश रिजर्व रेशियो को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये भी हम कैश रिजर्व रेशियो को कहते हैं। अभी एग्जाम में अगर आपको कोई लीगल रिजर्व रेशियो पूछ लेता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ द थिंग्स आर सेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के दिमाग में आती है कि आरबीआई के पास ये जो सीआरआर सबमिट किया है, क्या इस पर कोई इंटरेस्ट पे करता है क्या आरबीआई? तो देखो गाइस, इस पे इंटरेस्ट पे नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट इस पे आरबीआई नहीं देता है। अब आरबीआई क्यों इंटरेस्ट देगा, मैंने आपको क्या बताया क्यों रखा गया है, ताकि इस तरह के फ्रॉड जो होते हैं ना, आपके इस तरह के फ्रॉड्स को कम किया जा सके, इसलिए आरबीआई इस सीआरआर को अपने पास रखता है। या कभी बैंक को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो एंड ऑप्शन आरबीआई के पास एटलीस्ट कुछ है उस बैंक का पैसा रखा हुआ, तो वो इसलिए क्या करता है, आरबीआई इस पैसे को रखता है। अब सपोज मान लो इस पैसे पे अगर इंटरेस्ट देना आरबीआई शुरू कर देता है, तो इतना तो डिपॉजिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और फिर तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीआरआर में इन्वेस्ट करेंगे ना। अब मान लीजिए कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, सपोज कोविड का टाइम था, कोई लोन लेने नहीं आ रहा था, तो बैंक क्या सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीआरआर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि बैंक हमें आरबीआई लोन देता जाए, हम ताकि आरबीआई से तो कम से कम इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन आरबीआई इस पर इंटरेस्ट नहीं पे करता है, ये एक तरह से बैंक के ऊपर, बैंक को कंट्रोल करने के लिए चीज़ बनाई गई है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देता है। आरबीआई सिर्फ तब इंटरेस्ट देगा जब वो बैंक से लोन लेगा, डायरेक्ट लोन ले वो बैंक से, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू ले, तो वहाँ पे हमारा रिवर्स रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरह के केसेस में आरबीआई सिर्फ आपका इंटरेस्ट पे करता है, बाकी वो सीआरआर की तरह अगर कुछ रख रहा है या पेनल्टी अगर बैंक पे किसी भी तरह की आरबीआई लगा रहा है, तब वहाँ आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। क्यों पे करेगा यार, ये तो कंट्रोल करने का तरीका है ना, मतलब यू कैन थिंक इट बाय योर ओन। क्या मैं नहीं भी बताती तो भी आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप सही कर आ सकते थे कि भाई वो उसको कंट्रोल कर रहा है बैंक को, तो उस पर वो इंटरेस्ट क्यों देगा, इंटरेस्ट देगा तो फिर तो वो कंट्रोल कैसे ही करेगा बैंक को, फिर तो बैंक कहेगा अल्ले भाई और पैसा रख रहे, इंटरेस्ट तो आरबीआई दे ही रहा है, बैंक का तो फायदा ही रहता। तो इसीलिए दिस इज द थिंग। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, लेट मी रेज दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगर आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे ना, तो अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो पॉज करके ना पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और उसके बाद हम फिर इसको आगे का वीडियो आप प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये है, अगर सपोज अभी मैंने आपको बताया कि आपका सीआरआर है 4%, ओके। अब सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को 4% से इंक्रीज करके कर देता है 6%, ठीक है। तो ऐसे केस में जो XYZ बैंक था, वो लोगों को लोन देने की जो कैपेसिटी है, लोन देने की जो कैपेसिटी है आपकी XYZ बैंक की, ये इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। ये लोन देने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी या फिर आपकी इंक्रीज होगी, ये बताइए। पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से, और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि XYZ बैंक के पास 1 लाख रुपए कस्टमर ने दिया और उसने 1 लाख रुपए लोन की फॉर्म में आगे दे दिया, ठीक है। बाद में उसको इंटरेस्ट पर रिटर्न मिल जाएगा। आरबीआई ने अब एक रूल निकाल दिया सीआरआर का, ठीक है। उसमें से 1 लाख में से 20,000 इसको डिपॉजिट करना पड़ गया आरबीआई के पास, ठीक है। तो 1 लाख दिया, 20,000 डिपॉजिट कर दिया, इसके पास कितना रह गया, 80,000। तो पहले जहाँ ये लोन में 1 लाख रुपए दे पा रहा था, अब ये लोन में कितना दे पाएगा, सिर्फ 80,000। अब ये लोन में सिर्फ कितना अमाउंट दे पाएगा, 80,000। तो लोन देने की कैपेसिटी में क्या हुआ, आपका डिक्रीज हो गया, सीआरआर के आते। अब सपोज दूसरा केस में आपको बता देती हूँ कि आपकी XYZ था, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए कस्टमर ने सबमिट कराए। अब लोन देने की, अब जो सीआरआर था वो इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने। बोला आरबीआई ने कि भाई पहले आप मुझे 20,000 देते थे, अब आप मुझे 30,000 सबमिट कराओ। मैं यहाँ एक फिगर में बात कर रही हूँ, 20,000, 30,000 या 1 लाख, इसीलिए ताकि परसेंट में मैं बात करती हूँ अगर, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है जिनका बहुत ज़्यादा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपका 30,000, 10,000 इस तरह से बात करती हूँ। अगर मैं 4%, 6% निकालूंगी तो बहुत से लोग हैं जो एकदम से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे दिमाग में कि 4% कितना हुआ, 6% कितना हुआ इसका, तो इसीलिए
डूइंग दिस लाइक दिस वे। अब इसने अपना CRR इंक्रीज कर दिया, ये जैसे मैंने बताया ना 4% से 6% किया। अगर आप फिगर में देखें तो सपोज पहले 20,000 CRR में ले रहा था, वो 30,000 CRR में ले रहा है। तो अब क्या हुआ, इसके पास अब कितना बचेगा, अब 70,000 रुपये बचेगा। पहले 80 बचा था, अब 70,000 बचा बैंक के पास। ठीक है, इसका जो भी इसका सेविंग मतलब बैंक का जो भी तिजोरी है, बैंक की तिजोरी में अब 70,000 रुपये बचा। तो 70,000 अब ये लोन में आगे कस्टमर को दे पाएगा। तो इसकी लोन देने की कैपेसिटी क्या हुई, कम हुई। ठीक है, अब आप रिलेट करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। CRR इंक्रीज हुआ तो बैंक के पास जो कैश बचा वो आपका कम हो गया। ठीक है, जब बैंक के पास कैश कम हो गया तो वो आपका लोन भी कम देगा। ओके, इसी तरह अगर CRR आपका डिक्रीज हो जाता, 4% है आपका अभी, ठीक है, सपोज ये 2% हो जाता CRR, तो क्या होगा, अभी वो 20,000 रुपये ले रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका XYZ बैंक है, RBI बोलता है कि मुझे इसके पास XYZ बैंक के पास 1 लाख रुपये आया कस्टमर का। RBI ने बोला कि भाई अब मेरे को तुम CRR में दो 10,000 रुपये। क्या करा इसने, डिक्रीज कर दिया CRR, 20,000 था ना, उससे कम करके 10,000 कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, इस बैंक के पास कितना कैश बच गया, 90,000। तो अब ये लोन में कितने पैसे दे सकते हैं, 90,000 रुपये दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका लोन देने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो अगर आपका CRR डिक्रीज हो रहा है तो आपकी लोन देने की कैपेसिटी, CRR अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपकी लोन देने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर CRR आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी लोन देने की कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड चलो, इरेज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं यहाँ का ये वाला पोर्शन सिर्फ इरेज करती हूँ और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मनी मल्टीप्लायर, अगर याद हो तो। अभी मैं बताती हूँ मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। लोन गिविंग कैपेसिटी ऑफ एनी बैंक is inversely proportional of cash result ratio. Okay, so this is the formula. अब आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि याद रहे। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि चीज़ें क्या होती हैं आपकी वर्चुअल तरीके से चलती हैं। ओके, वर्चुअल कैसे, अब कस्टमर ने क्या किया था, 1 लाख रुपए लोन में दिया, 1 लाख रुपए सबमिट डिपॉजिट कराए थे XYZ बैंक में। 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए XYZ बैंक में, XYZ ने ये लोन में दे दिया, एक किसी ये A% ने डिपॉजिट कराए, B% को लोन दे दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना बताया कि भाई 10% इंटरेस्ट रेट पे आप हमें ये वापस करो। बी ने 1 साल बाद इसको 1,10,000 रुपये वापस कर दिए। अब ये कस्टमर क्यों डिपॉजिट करेगा, क्योंकि कस्टमर का एक तो पैसा सेव रहता है, दूसरा उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और ये जो कस्टमर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, सपोज 0.25% दे रहे हैं, तो ये कस्टमर को कितना वापस करेंगे, 1 लाख और 0.25% कितना, सपोज 1% लगा देती हूँ, 0.25% में बहुत कम हो जाएगा वो, 1% दिया तो 1,01,000 सपोज ये वापस कर दिया। ठीक है, इसको तो अब क्या हुआ, इस कस्टमर के अकाउंट में 1,01,000 रुपये आया, या इस बंदे ने जो 1,10,000 रुपये वापस किए होंगे। अब इसी वजह से सोचो, एक कस्टमर सी आ जाता है लोन मांगने, वो भी लोन लेने आया है, तो अब इसको भी लोन चाहिए, तो इसको क्या करेगा बैंक, इसको भी सपोज 1 लाख रुपए का लोन दे देता है और फिर ये भी वापस करेगा जब बैंक को, तो 1,10,000 वापस करेगा। अब कस्टमर ए ने सिर्फ 1 लाख जमा किए थे, तो वो 1 लाख रुपए 2 लोगों को लोन में कैसे दे दिया। देखो क्या होता है ना कि सब कुछ वर्चुअल उस पर चल रहा होता है कि वो इसने इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। अब ऐसा होगा ना, बैंक ने जब ट्रांसफ़र किया तो वो इसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आया। ऐसा थोड़ी आपको आपकी पासबुक है या मोबाइल, अगर आप ई पासबुक यूज़ करते हैं या पेपर वाला पासबुक यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको ये दिख रहा होगा कि
पासबुक में पैसे रखे हुए दिखते हैं, पैसे थोड़ी लिखे हुए दिखते हैं, सिर्फ एक अमाउंट लिखा हुआ दिखा होता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया है। वो एक्चुअल में नहीं आता है, वो सिर्फ एक अमाउंट क्रेडिट आपके अकाउंट में शो करता है कि इतना क्रेडिट हुआ है। बाकी जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो बैंक की जो तिजोरी होती है, बैंक वहाँ से आपको 1 लाख रुपए दे देगा निकाल के, बट एक्चुअल में चीज़ें सिर्फ आपकी पासबुक पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब ये 1 लाख रुपए जितने भी लोग लोन लेने आए वो सबके पे वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब कोई 1 लाख रुपए पूरा निकाल सकता है, हो सकता है कोई 25,000 निकाल कर ले जाए, हो सकता है कोई 50,000 निकाल कर ले जाए एक बार में। तो इस तरह से वही 1 लाख रुपए जो सबमिट हुए थे वो 5-6 लोगों में वो 1 ही लाख रुपए की तरह लोन पर दिए जा सकते हैं, और फिर वो बैंक अपनी तिजोरी में से उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, और फिर बाद में वो सबसे 10-10 हज़ार रुपये एक साल बाद सबसे एक्स्ट्रा ले लेता है। तो एंड ऑफ द डे बैंक के पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 50,000। ठीक है, तो ये बैंक की क्या हुई? इनकम हो गई। तो मनी मल्टीप्लायर इज द थिंग कि जब वो एक्चुअल में पे नहीं कर रहा है बैंक सबको उतना उतना पैसा, लेकिन वो वर्चुअल तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो वो आपका जो मनी है वो 1 लाख की वैल्यू इंक्रीज होकर आपकी 1,50,000 पहुँच गई है बैंक के पास। ठीक है, और अगर अभी ये 10 कस्टमर हो जाते हैं तो ये कितनी हो जाती है? आपकी 2 लाख हो जाती है। अगर सपोज 50 या 100 कस्टमर आ गए तो उसी हिसाब से आपकी 1 साल बाद जो मनी बैंक के पास पैसा आएगा वो और ज़्यादा आएगा। दिस इज़ द मनी मल्टीप्लायर। तो अब आपका मनी मल्टीप्लायर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बैंक कितने ज़्यादा लोन दे रहा है। तभी तो बैंक बात हुई ना, XYZ के पास 1 लाख रुपए आया था और इसने ये ABCD जितने सारे लोगों को ये लोन में दे दिया, और फिर सबने 1,10,000 1,10,000 1,10,000 इसको वापस करे तो इसके पास 50,000 एक्स्ट्रा आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा था? लोन पे। जितना ज़्यादा लोन दिया जाएगा उतना ज़्यादा आपका मनी मल्टीप्लायर होगा और बैंक की इनकम बढ़ेगी। अब बताइए, लोन देने की कैपेसिटी आपकी CRR की क्या थी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपका CRR इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके लोन देने की कैपेसिटी बैंक की कम हो गई, क्योंकि अब इसके पास 80,000 रुपये रह गए। पहले 1 लाख रुपये लोन में देता था, अब 80,000 रुपये दे पाएगा, तो इसी हिसाब से पैसा कम वापस आएगा। जब आपके पास पैसा कम वापस है या कम आप लोन दे पा रहे हो तो आपका मनी मल्टीप्लायर कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर, ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा, बट स्टिल आई एम राइटिंग ताकि अगर अब कभी आ जाए तो कोई आप गलती ना करें। तो मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश रिजर्व रेशियो। इसको और भी 2-3 टर्म से हम यूज़ करते हैं, जैसे एक होता है क्रेडिट जनरेशन। ये एक तरह से इसमें क्रेडिट जनरेट हो रहा है ना, पैसा जनरेट हो रहा है 50,000, एक्चुअल में नहीं हो रहा है लेकिन पेपर्स पे चल रहा है। क्रेडिट जनरेशन या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। 1 लाख था, 1 लाख का आपका 1,50,000 हो गया। तो दिस इज द CRR। ओके, कैश रिजर्व रेशियो और मनी मल्टीप्लायर 2 टर्म्स मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। लेट मी रेज दिस, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, करने के लिए दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज SLR। देखो, अब इसमें भी क्या है ना, ये भी एक तरह का रेशियो है। इसमें क्या होता है कि RBI ने रूल बनाया है। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बैंक है XYZ, उसके पास 1 लाख रुपए आया, ठीक है, और उसने 1 लाख का 1 लाख रुपए लोन में दे दिया। ये तो हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास CRR का कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ RBI को देना होता है पैसा एज अ रिजर्व रखने के लिए। अब हमने क्या समझा कि 1 लाख रुपए आए, सपोज 20,000 इसने RBI को दे दिए इन CRR के फॉर्म में, इसके पास बचता है 80,000। तो क्या अब ये लोन में 80,000 रुपये दे सकता है क्या टोटल? अब सपोज ये कस्टमर A है, इसने 1 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, और अब ये कल को इसने निकालना, इसको कैश विड्रॉल की ज़रूरत पड़ गई और ये कहने लगा कि मुझे मेरे 50,000 रुपये दो, अभी के अभी चाहिए मेरे को। तो क्या ये XYZ बैंक क्या करेगा? ये RBI के पास जाएगा लोन लेने कि मुझे रेपो रेट के अंडर लोन दे दो, या बैंक रेट के लोन दे दो, या किसी और बैंक के पास जाएगा लोन लेने। अगर ये करता भी है तो उसमें टाइम लगेगा ना, एवरीथिंग टेक्स टाइम।
अब हैंड टू हैंड इसको पैसे चाहिए, आप बैंक में जाते हैं पैसे निकालने तो आपको हैंड टू हैंड कैश मिलता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो रोक कर रखता है कि अच्छा नहीं रुको पहले मैं आरबीआई से थोड़ा सा पैसा लेकर आता हूँ एंड देन आई विल गिव इट टू यू, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बैंक को अपने पास कुछ SLR, कुछ लिक्विड में भी अपने पास पैसा रखना होता है ताकि कोई कस्टमर आ जाए तो वो उसको दे सके, या कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है एनर्जी नहीं है मैंने, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उस कैश को यूज़ कर सके, ठीक है। या फिर सपोज अगर कुछ ऐसा आ जाता है बैंक के पास तो वो उस लिक्विड को यूज़ कर सके इमरजेंसी के केस में, या और कुछ भी एक्सपेंस है अगर आपका तो वो उस लिक्विड को यूज़ करके उस एक्सपेंस को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ पैसे एक बैंक को लिक्विड रेशियो की तरह, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अपना डेली का एक्सपेंसेस जो है उसकी, और अगर उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी पैसे वो मांग रहा है वो उनको दे सके, ठीक है। अदरवाइज तो कैसे वापस करेगा पैसे, ऐसे थोड़ी ना वो बार बार आरबीआई से मांगने जाएगा। दैट इज़ द रेयर केस कि अगर इस XYZ बैंक को कोई अपना एक्सपेंस कंप्लीट करना है या इसको पैसे की ज़रूरत है, एनालिसिस करा जाएगा, पूरा ऑडिटिंग होगा, उसके बाद उसको लगेगा इसको पैसे की ज़रूरत है तो ये आरबीआई के पास जाएगा लोन लेने, बैंक रेट या रेपो रेट, फिर जो भी चाहे ये प्रोसीजर फॉलो करे, बट पहले इसको अपने पास कुछ SLR में रखना ज़रूरी होता है। अब क्या होता है SLR, देखो मैं इसका आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मतलब आपकी जितनी भी सेविंग्स हुई, जितने भी कस्टमर ने पैसे जमा किए, दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना पड़ता है इतना, in the form of liquid कैश, लिक्विड मतलब कैश आपका ये रुपीज़ जो नोट्स होते हैं उस फॉर्म में रख सकता है वो, अदरवाइज गोल्ड। देखो कैश के बाद जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको मिलती है वो गोल्ड से मिलती है। सपोज बैंक को आज अपना एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसके पास कैश ख़त्म हो गया लेकिन उसके पास गोल्ड पड़ा है, तो क्या करेगा, गोल्ड को लेके जाएगा मार्केट में, बेचेगा और हैंड टू हैंड कैश लेकर आ जाएगा और अपना एक्सपेंस पूरा कर लेगा। तो कैश के बाद जो सबसे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी देता है दैट इज़ द गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो गई आपकी, और जो सिक्योरिटीज़ हो गई, अदर सिक्योरिटीज़। अब ये क्यों सिक्योरिटीज, सपोज XYZ बैंक के पास कुछ पैसे की इसको ज़रूरत पड़ती है और उसके पास कैश भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है या सपोज गोल्ड है बट उसको वो खर्च नहीं करना है, कैश ख़त्म हो गया है, इसको पैसे की नीड है, तो वो क्या करेगा, वो लोन ले सकता है आरबीआई से, बट वो सपोज लोन ले चुका है बहुत सारा और अब उसको लोन जो है बैंक रेट पे जो मैंने आपको बताया था लोन मिलता है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसका एक्सपेंस है, उसको 10-15 दिन के लिए लोन चाहिए, 1 से 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। इसके लिए क्या करेगा, ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके जाएगा आरबीआई के पास और उसको लेके और लोन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेजरी बिल होने चाहिए या कुछ और इस तरह की चीज़ें जिसको आप बहुत जल्दी कैश फॉर्म में कन्वर्ट करा सको। तो ऑल दिस थिंग्स आर इन द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये आपका हर बैंक को मेंटेन करना ज़रूरी है, एक फिक्स अमाउंट है कि इतना आपका होना चाहिए मेंटेन। अब यहाँ पर भी देखो, अब आपके मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, सेम वही जो मैंने आपसे पहले पूछे थे कि अब इस केस में जब आपका SLR को मेंटेन करना है तो इस केस में आपके पास क्या कंडीशन होगी, आपको SLR मेंटेन अगर करना है, ठीक है। अगर आपका SLR सपोज पहले था 2% और उसको इंक्रीज़ करके कर दिया 4%, तो इस केस में आपकी लोन देने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, बताइए। देखो पहले 1 लाख रुपए सबमिट कराए XYZ बैंक के पास, आरबीआई ने अपना CRR में ले लिया 20,000, ठीक है। SLR सपोज इतना रखा कि आपके पास 10,000 रखना है, अब इसके पास ये 20 और 10 कितने हो गए, 30, इन 30 को यूज़ नहीं कर सकता तो कितने बचे, 70,000 जो वो लोन में दे सकते हैं। अब सपोज यही SLR मैं 10,000 से बढ़ाकर कर देती हूँ कितना, 20,000, तो अब आपको ये 20,000, ये 20,000, ये 40,000 रुपये, ये 40,000 जो हुए ये XYZ आपका टच नहीं कर सकता। तो अब 1 लाख में से 40,000 कम होगा तो कितना घुमा सकता है लोन में पैसे, 60,000 रुपये। तो
तो आपकी लोन गिविंग कैपेसिटी कितनी हो गई, अब आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, समझ में आया। एसएलआर अगर आपका इंक्रीज होता है तो लोन गिविंग कैपेसिटी आपकी डिक्रीज होती है। अब लोन देने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका मनी मल्टीप्लायर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। थोड़ा जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एडजस्टमेंट। गाइस शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि एक टॉपिक पे हम 10-15 वीडियोस नहीं बना सकते और इकोनॉमिक्स इज़ नॉट समथिंग कि 15-20 मिनट की वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, तो इट मे टेक लॉन्गर। ओके, तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको LAF भी कहते हैं, ये बेसिकली एक LAF विंडो जिसको हम कहते हैं, आपका ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या फिर रीपरचेज किया जाता है। कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हमारा कोई कमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो RBI के पास जाता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसे लेकर आता है रेपो रेट पे। ठीक है, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। और एक दूसरा कंडीशन क्या होता है आपका कि आपका कमर्शियल बैंक ने अपनी सेल कर दी RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, देन 15 दिन का या जो भी उनका टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है, आप इतने दिन बाद वापस लेकर जाएंगे, उनका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें फिर RBI से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सी थी ये रीपरचेज करेगा ये बैंक। ठीक है, और अपना वही रेपो रेट जो था उसके बेसिस पे जैसा भी इनका डिसाइडेड होगा रीपरचेज करेगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, या फिर अगर आपके RBI को पैसा की ज़रूरत है और वो किसी कमर्शियल बैंक से बोरो करता है, ठीक है, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ही थ्रू आपका ये वाला काम होता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसे हम जो ये वाला काम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल या रीपरचेज, ये होता है आपका LAF विंडो के थ्रू, जिसको हम कहते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये जो आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये जो दो टर्म्स है ना आपके रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये आपके LAF में आते हैं। ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आपका जो LAF है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये किससे मिलके बना है, दैट इज़ रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट। ये बताना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाता है कि LAF इंक्लूड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बोथ, नन, या फिर एक साथ में कुछ और ऑप्शन भी दे देते हैं, वो MSR कर देंगे, MSF दे देंगे साथ में। सो यू डोंट नो ना, कि पता होना चाहिए इसीलिए क्या है LAF और क्या है रेपो रेट, क्या है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट LF का ही पार्ट है। जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और रीपरचेज होता है ये LAF विंडो के थ्रू होता है। ठीक है, और इस सेल और रीपरचेज में आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट इज़ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो इसको हमारा LAF के अंदर आते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक पॉइंट और है, लेट मी रेज दिस थिंग। एक तो ना गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें ये एकदम से क्लियर नहीं होता है। MSF ये कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 और 12 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, ये तब इंट्रोड्यूस हुआ था, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए मार्जिनल फैसिलिटी क्या रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। देखो, सपोज एक बैंक को लोन की ज़रूरत थी, ठीक है, इसने RBI से लोन ले लिया अंडर बैंक रेट आपका, ठीक है, बैंक रेट सपोज इसने लोन ले लिया। अब क्या होता है कि RBI इसको एक लिमिटेड अमाउंट में सिर्फ पैसे दे सकती है ना किसी भी बैंक को, तो उसने उतना अमाउंट उसको दे दिया। अब उससे ज़्यादा RBI इसको पैसा नहीं दे सकती, लेकिन बैंक को और पैसा चाहिए। तो इस केस में मतलब सॉरी नॉट बैंक रेट, आपको ये रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म के लिए अगर चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो थी उनके अंडर ये पैसा ले चुका है और जितना पैसा दे सकती थी RBI ने दे दिया है, उससे ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज़ का एक कैपिंग होती है हर चीज़ की, लोअर लिमिट पे भी अपर लिमिट पे भी, कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो अब अगर इस बैंक को LAF विंडो के थ्रू और ज़्यादा अपना पैसे की ज़रूरत है RBI से, तो क्या करता है, LAF विंडो में एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड किया, दैट इज़ द MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके थ्रू आप RBI से बैंक और ज़्यादा बोरो कर सकता है
बट क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है ना वो आपका और ज़्यादा होता है। सपोज अगर रेपो रेट में आपका जो इंटरेस्ट लग रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में वो 4% था, तो हो सकता है यहाँ पर 6% लगता हो। अब वो देखने में 2% का गैप लग रहा है, लेकिन अगर वो 1 करोड़ 2 करोड़ की, जब ये 1 करोड़ 2 करोड़ तो कौन ले रहा है, 10 करोड़ की अगर बात हो रही है, तो वहाँ पर ये 4% 6% का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपका जो होता है MSF विंडो वाला जो आपका लेन देन होता है, ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि दोनों में कौन सा ज़्यादा होता है, रेपो रेट और MSF में। MSF का जो आपका रेट डिसाइड होता है ये आपका हमेशा ज़्यादा डिसाइड होता है। ठीक है, और ये अगेन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। जैसे आपका रेपो जो था वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो रहा था, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट है, वो आप कितना भी लोन लीजिए बैंक से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए जब आपको चाहिए होता है ना 10-15 दिन के लिए, दिक्कत तब आती है क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म पे पैसा अरेंज करना देना एक पॉसिबल चीज़ नहीं होती है, तो बदले में आपको कुछ ऐसा कोलेटरल रखना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उसमें भी अब एक RBI आपको एक लिमिटेड अमाउंट में दे सकता है रेपो रेट पे। अब आपको उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर MSF। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है आपका, बट दिस इज अनदर ऑप्शन। अब आप किसी बैंक को इमरजेंसी है तो वो करेगा इस काम को ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर उसको पैसे ज़्यादा देने पड़े तो वो उस चीज़ को भी करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर थिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो मैंने आपको पहले अभी लिखवाया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अभी तक देखो हमने जितने भी पढ़े वो आपके चल रहे थे बैंक्स के बीच में। ठीक है, बैंक कैसे आपका करता है, बैंक को क्योंकि आगे लोन देना होता है तो उसको कैसे बैंक मैनेज करेगा, RBI ने बैंक को कैसे मैनेज किया हुआ है लोन देने के लिए, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे। अब क्या है, RBI ने कुछ चीज़ें ऐसे बना दी जिसमें वो डायरेक्टली पब्लिक से डील कर सकता है, मतलब ओपन मार्केट है आपका। डायरेक्ट पब्लिक से जब डील कर रहा है बैंक, तो मतलब वो ओपन कर दिया उसने। अब बैंक के थ्रू नहीं हो रहा है काम, लाइक बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक का रोल खत्म हो गया, नो नॉट लाइक दैट। बैंक्स अभी भी हैं, बट इफ एनीवन वांट टू गो डायरेक्टली विद डायरेक्टली टू द RBI, तो वो उसके थ्रू भी उसके पास अब ऑप्शन है। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसको इरेज ही कर लूँ, अदरवाइज होगा नहीं। OMO इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका RBI जो है, RBI आपका क्रेडिट कंट्रोल करता है। डायरेक्टली कैसे करता है क्रेडिट कंट्रोल RBI आपका, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, बाय पब्लिक, फ्रॉम अनटू टू द पब्लिक। कैसे, देखो अब वही वाली बात आ जाती है। आपको मैंने अभी इन्फ्लेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, वो आ जाएगा, पढ़ा दूंगी तो आपको चीज़ और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट अभी भी आई विल ट्राई कि आपका ये पूरा स्टोरी तो बिल्डअप हो जाए। सपोज आपका इन्फ्लेशन का केस हो जाता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि आपकी दो कंडीशंस आती हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो कंडीशन आ सकती हैं आपकी मार्केट में, एक कि आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा, आपका पैसा जो है मार्केट में कम हो गया है, ठीक है। पैसा ज़्यादा हो गया इसका मतलब आपकी चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन का केस। और पैसा आपका कम हो गया है, आपका डिफ्लेशन का केस, कि आपके पास, लोगों के पास पैसा ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अब अगर सपोज पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के पास और उसके पास इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, RBI क्या ट्राई करेगा कि लोगों से पैसा वो ले किसी तरह से, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था ना, पेन वाला केस, कि 10 लाख की बजाय RBI उनसे पैसा ले लोगों से, ताकि वो उस चीज़ को फिर कम पैसे में ही खरीद पाएँ, और वो चीज़ नहीं हो कि कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 12 लाख दे रहा है। सॉरी गाइस, तो कम हो गया।